आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। आज़ादी की लड़ाई की कहानी इस देश के अजीम शख्सियतों की कुर्बानी से लिखी गई है। हमारे मुल्क पर जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत करने के बारे में सोचा तो उन्होंने पहले इसके लिए जासूस भेजे। उनके जासूसों ने जाकर अपने आकाओं को रिपोर्ट दी कि मुगलों की फौजी ताकत से लोहा लेना नामुमकिन है। सिर्फ तिजारत कारोबार के जरिए ही उनको हराया जा सकता है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद पड़ी और इसके जरिए उन्होंने भारत पर कब्जे के जाल बुनने शुरू कर दिए। उनकी चालों को उस वक्त के हुक्मरान समझने में नाकाम रहे क्योंकि उनकी नजर भविष्य पर नहीं थी। औरंगजेब की मौत के बाद मुल्क की आवाम खुद आपस में उलझ गई। अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर पहले बंगाल पर कब्जा किया, फिर कुछ समय बाद मद्रास और कोलकाता पर भी कब्जा कर लिया, फिर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और फिर एक दिन हिंदुस्तानियों को गुलामी के काले दिन भी देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1857 में आजादी के लिए जंग शुरू हुई। यह जंग बूढ़े शेर बहादुर शाह जफर की क़यादत में लड़ी गई। देश की आजादी की खातिर बहादुर शाह जफर और उनके बेटे के साथ देश के लोगों ने अजीम कुर्बानी पेश की। बादशाह की गिरफ्तारी के बाद जब अंग्रेज ने आखिरी मुगल हुक्मरान से जान की खैर मांगने की बात कही तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मतलब साफ था कि मुल्क की आजादी के लिए हर कोई तैयार था। ऐसा बिल्कुल नहीं है किसी एक संस्था या कौम ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत भारत में बसने वाली तमाम कौमों ने आजादी में हिस्सा लिया। जहां तक मुसलमानों की बात है तो बता दें कि 1857 से लेकर 1947 तक कोई भी ऐसी जंग नहीं जिसमें उलेमा ने हिस्सा ना लिया हो। इसी तरह उलेमा और गैर उलेमा में अशफाकुल्ला खां, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, बेगम हजरत महल, पीर अली खान, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अरुणा आसिफ अली, हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मोहम्मद अब्दुल रहमान, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, रफ़ी अहमद किदवई, आबादी बानो जिनको बी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, हसरत मोहानी, शिबली नोमानी, सैयद अब्दुल्ला बरेलवी, शौकतुल्ला अंसारी, उबैदुल्ला अहरार, मौलाना अबू उफल्ला सनाउल्ला अमृतसरी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, मौलाना इब्राहिम मीर सयालकोटी, मौलाना हाफिज अब्दुल गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी, मौलाना मोहम्मद इदरीस खान बदायूनी, मौलाना फजल इलाही वजीराबादी, मौलाना अब्दुल रहीम उर्फ मौलाना मोहम्मद बशीर, सूफी वली मोहम्मद फतूही वाला, काका मोहम्मद उमर गाजी शहाबुद्दीन वगैरह हैं। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों की एक लंबी सूची है जिसको यहां बताना मुमकिन नहीं है। आज ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे जिनका जिक्र शायद हमें सुनने को कहीं नहीं मिलता। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ ही 1947 में पहले बिहार में दंगे के दौरान महात्मा गांधी के साथ लोगों की सहायता कर शांति लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी रियासत करीम की। रियासत करीम भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों में से एक हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया था। रियासत करीम साहब की पैदाइश 25 दिसंबर 1918 को बिहार के जहानाबाद जिले के काको प्रखंड के काजी दौलतपुर गांव में हुई थी। उनके वालिद का नाम हिफाजत करीम था। उनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर हुई और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए पटना के मिलर स्कूल में दाखिला लिया। वहां से मैट्रिक की परीक्षा पास करके पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। पटना यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति में सक्रिय रहकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने लगे। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान रियासत करीम स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के संपर्क में आए और फिर सक्रिय राजनीति में कूदे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया।
यूं तो उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया, लेकिन जब महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने जहानाबाद और शाहाबाद जिले से इस आंदोलन को ऊंचाई देने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने 10 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया। हजारीबाग जेल से रिहा होने के बाद रियासत करीम फिर से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उनका कार्य क्षेत्र शाहाबाद, गया और जहानाबाद जिले थे। रियासत करीम मोहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। 1947 के फरवरी और मार्च महीने में जब बिहार में दंगे शुरू हुए, तो वो महात्मा गांधी के साथ पटना के जिले जहानाबाद और मसौड़ी जैसे दंगा प्रभावित इलाकों में घूमते रहे। गांधी की यह यात्रा 48 दिनों तक चली। वह तब तक नहीं लौटे जब तक बिहार में शांति की स्थापना नहीं हो गई। गांधी केवल हालात का जायजा लेने नहीं आए थे, उन्होंने आपदा प्रबंध भी किया था। यह मानव जनित आपदा थी। पटना में 4 से 11 मार्च तक दंगे की वजह का अध्ययन किया, फिर प्रबंधन की व्यवस्था में लग गए। सबसे पहले देश भर के विश्वस्त लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, उस्लाम खान व मखदूम शाह जैसे प्रभावी नेता थे। स्थानीय के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह थे। सबको लेकर गांधी ने दंगा प्रभावित गांवों की यात्रा शुरू की। वो पीड़ितों से मिलते, उनके आंसू पोंछते, आक्रामक लोगों को समझाते, फिर पीड़ितों के पुनर्वास के लिए फंड जुटाया, जमींदारों से दान मांगा और जरूरतमंदों में बांटा। जब तक दंगा खत्म नहीं हुआ, तब तक गांधी ने डेरा जमाए रखा। इस दौरान रियासत करीम भी महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। रियासत करीम खादी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने मजदूर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मजदूर संगठन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे और डालमिया नगर और जपला में मजदूरों को संगठित किया। साल 1969 के विधानसभा चुनाव में रियासत करीम कांग्रेस के टिकट पर डेहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्हें वर्ष 1972 में ताम्र पदक से सम्मानित किया गया। रियासत करीम साहब का साल 1983 में इंतकाल हो गया। आज मुस्लिम टुडे इस अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करता है। दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए। अगले रविवार फिर किसी क्रांतिकारी के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।